उम्मीद करता हूं कि लास्ट के जो 2 सेशन है आपको जरूर बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे और आप लोगों का रेस्पॉन्स बहुत बेहतर कमेंट में मैंने देखा। दरअसल में क्या ना, मैं ज्यादातर सभी को ऐसा लगता है कि पर्यावरण बस हमारा वही है कि शेर ने चीते को खाया और चीते ने इसको खाया, किसने किसको खाया। दुनिया बदल चुकी है, कब कौन किसको खा जाए पहली बात तो यही पता नहीं है ना। कहने का मतलब ये कि अगर पर्यावरण देखा जाए ना, तो एक इतना शानदार और एक बढ़िया सब्जेक्ट है जो हमें सबसे अलग हट करके नॉलेज प्रोवाइड कराता है। वो तो अब एक मजबूरी बन गई है कि ये एग्जाम में आने लगा है, और खास करके जो आप लोगों ने देखा होगा कि जो कॉलेज में एग्जाम होते हैं ग्रेजुएशन वाले, उनमें भी क्वालिफाइंग कर दिया, बट कंपलसरी कर दिया कि आपको ये सब्जेक्ट क्वालिफाई करना ही होगा। 3 साल में एक बार करना होगा, मतलब किसी भी साल आप पेपर दे सकते हो। तो तब जाकर के लोगों ने पढ़ना शुरू किया है। जबकि अगर आप डिटेल में पढ़ोगे ना, तो मैं कह रहा हूं आपको ऐसा लगेगा कि एनवायरमेंट ऐसा सब्जेक्ट है जिसे नॉलेज के लिए पढ़ना चाहिए। आपको पता चलेगा कि ई कचरा आखिरकार प्रबंधन है क्या। सीवेज इतना सारा हम 145 करोड़ का प्रोड्यूस हो रहा है डेली, आखिरकार उसका कैसे ट्रीटमेंट कर रही है सरकार, और सरकार के सामने वो कितना बड़ा चैलेंजिंग है। ये नई नई जानकारी आपको मिलेगी, कौन से पक्षी का हमारे जीवन में क्या योगदान हो सकता है, किस क्रिटिकल कंडीशन से गुजर रहा है वो। तो ये सारी की सारी जानकारियां एनवायरमेंट में है। आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेटेड है वेस्ट मैनेजमेंट को लेकर के। यानी कि जो कचरा इतना सारा प्रोड्यूस हो रहा है, इतना सारा वेस्ट प्रोड्यूस हो रहा है, एमसीटी की गाड़ियां इधर से उधर भाग रही हैं, सुबह सुबह आप जग नहीं पाते तब तक आवाज आती हुई गाड़ी वाला आया घर से कचरा निकाल। तो वो गाड़ी वाला तो कचरा लेके चला गया, बट उस कचरे का फिर आखिरकार आगे जाकर के हो क्या रहा है। तो उसी पर लेकर के 35 क्वेश्चंस की आज का जो हमारा सेशन है वो डेडिकेटेड है। मैं उम्मीद करता हूं आपको जरूर समझ में आएगा। बाकी अगर आप कोई और आपको लग रहा है कि कुछ ऐसा हो जाए, बेहतर हो जाए, तो आप कमेंट करके जरूर बता सकते हो, जिससे कि हम उस पर और बेहतर तरीके से काम कर पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे की बात पर आते हैं। पहले प्रश्न को उठाते हैं, देखेंगे ध्यान से। यहां कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट। इनमें से कौन सा ऐसा पॉल्यूटेंट है जो कि जैविक रूप से अपघटित किया जा सकता है, यानी कि आसानी से सड़ सकता है, मिट्टी में मिल सकता है। आगे बात समझ में। ह्यूमन बॉडी कैसी है, डिग्रेडेबल है, नॉन डिग्रेडेबल है? बायोडिग्रेडेबल है भाई साहब। यही कारण है कि जिन लोगों को दफनाया जाता है कुछ दिनों बाद कंकाली थोड़े बहुत मिलते हैं, नहीं तो सब मिट्टी में मिल जाते हैं। तो उसी तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ है। डीडीटी की अगर हम बात करेंगे तो एक खतरनाक पेस्टिसाइड हुआ करता था। बीएचसी की अगर मैं बात करूंगा तो इसकी फुल फॉर्म है बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसका यूज खास करके एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर के साथ में किया जाता है। यह भी खतरनाक है, यह भी आंसर नहीं होगा। मरकरी की अगर हम बात करेंगे तो इसको लिक्विड मेटल माना जाता है, और यह जहर की तरह भी माना जाता है। यह भी खतरनाक होता है, यह वाटर इंसॉल्युबल होता है। अगर हम कॉटन क्लॉथ की बात करेंगे, सूती कपड़े की बात करेंगे, तो भाई साहब बड़ी आसानी से गल जाता है। और सूती कपड़े न गलते ना, तो जो आपकी कॉटन की शर्ट है ना, वो कभी फटती नहीं, है ना। मजे ही मजे थे, हाई स्कूल में लेते फिर आराम से शादी में पहन के जाते उसको, क्यों। चलो, अजैविक अपघटनीय कचरे के लिए प्रयुक्त कूड़ेदान का रंग कोड क्या है। दरअसल में आपको याद आ रहा होगा 2 अक्टूबर 2014 की बात है, जैसे ही बीजेपी सरकार सत्ता में आई थी। इन्होंने एक प्रोग्राम का संचालन किया था, जिस प्रोग्राम का नाम रखा गया था स्वच्छ भारत मिशन। और स्वच्छ भारत मिशन में टारगेट यह रखा गया था कि भाई साहब हम सबसे पहले काम करेंगे किस पर, सफाई पर काम करेंगे, और वो भी गांधी जी से रिलेट करके 2 अक्टूबर पे। तो यहां पर अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा किससे रिलेटेड हो सकता है, तो देखो ध्यान से। अगर हम बात करेंगे इसमें कौन सा किससे रिलेटेड है, तो जैसे पीला कलर है, पीले कलर की अगर मैं आपसे बात करूंगा तो पीला कलर किससे रिलेटेड होगा, तो हाउस होल्ड केमिकल जो होते हैं। पीले कलर की डस्टबिन में जाकर के हमें वो डालना है, केमिकल है, घर से निकलने वाली मेडिसिन है पुरानी, है ना। लाल कलर में क्या होगा, लाल कलर में होंगे मेडिकल वेस्ट, यानी कि अस्पतालों से निकलने वाला जो वेस्ट होगा वो लाल कलर की डस्टबिन में होगा। ग्रीन कलर किस में होगा, जो हमारी किचन होती है, ठीक है ना, किचन से निकलने वाला जो वेस्ट होता है हमारे घरों से, जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है, आसानी से इसका अपघटन किया जा सकता है, इसे डाला जाएगा। ब्लू कलर में क्या डाला जाएगा, इसमें डाला जाएगा सर ड्राई वेस्ट। ड्राई वेस्ट का मतलब समझ में आ रहा है, सूखा कूड़ा डाला जाएगा इसमें। सूखा कूड़ा डालने का मतलब क्या हो गया सर, इस वाले में आप डाल सकते हो कुछ भी, प्लास्टिक डाल सकते हो सर आप इसमें, ठीक है ना, कागज डाल सकते हो आप इसमें, जो हमें एकदम ड्राई फॉर्मेट में कूड़ा होगा।
तो इस वाले का करेक्ट आंसर हो जाएगा अजैविक अपघटनीय कचरे के लिए कौन सा उपयुक्त होगा। अजैविक और अपघटनीय के लिए कौन सा हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, है ना, ड्राई वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि इसमें प्लास्टिक को डाला जा सकता है। गीले अपशिष्ट को खाद में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। कंबंसन कहा जाएगा, यानी कि अगर कचरा गीला है तो उसको जला देंगे तो वो खाद बन जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा। प्रोटेक्शन किया जाएगा, वहां पे 2 सिक्योरिटी गार्ड लगा दोगे कि हम इसकी सुरक्षा करेंगे और इंतजार करेंगे कि कब ये खाद बनेगा, ऐसा नहीं होगा। मेटाबॉलिज्म कर दोगे, मेटाबॉलिज्म का मतलब आप कह सकते हो कि उसको तोड़ दोगे आप, तो ऐसा हो जाएगा। नेक्स्ट है कंपोस्टिंग, उसकी कंपोस्टिंग कर दोगे, कंपोस्टिंग करने से वो खाद में बदल सकता है। बिल्कुल करेक्ट, यही आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने वर्मी कंपोस्टिंग का नाम सुना होगा या वर्मी कंपोस्ट का नाम सुना होगा। अच्छा, इस गीले अपशिष्ट को कंपोस्ट खाद बनाने में कौन काम करते हैं, तो वर्मी कंपोस्ट में काम आते हैं ऐसे जीव जिन्हें कहा जाता है अपमार्जक। क्या कहा जाता है इनको, अपमार्जक कहा जाता है, या फिर इनको कहा जाता है अपघटक। ये काम करते हैं, और इसका सबसे बेहतर अच्छा एग्जाम्पल क्या है, केंचुआ। केंचुआ का प्रयोग किया जाता है किसमें, वर्मी कंपोस्ट में किया जाता है। और याद रखना, वर्मी कंपोस्ट का यूज किसमें किया जाता है, तो आपका आंसर होगा ऑर्गेनिक फार्मिंग में किया जाता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग आज काफी ज्यादा ट्रेंड में है। जो बड़े बड़े लोग होते हैं वो थोड़ा सा बनाते हैं हवाबाजी के लिए, बोलते जी हम तो ऑर्गेनिक ग्रीन्स का यूज करते हैं, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी, अच्छा आपने देखा होगा कि भाई चीजें वही हैं, बस थोड़ा सा एडवांस हुई है। पहले ऐसा होता था कि हम सब आपके खेत पर एक कॉर्नर पर एक झोपड़ी हुआ करती थी, वहीं पर जाकर के अपना खाना खाया या फिर थोड़ी देर उसमें आराम किया, और साइड में ट्यूबवेल्स चल रहा होता या पंप सेट, जिनको यूपी की भाषा में इंजन बोला जाता है, वो लगे होते थे, चलते थे, वही नहाते थे। चीजें वही एडवांस हो गई। जिन लोगों के पास पैसा था उन्होंने बड़े बड़े खेत खरीद लिए, वही चीज मॉडिफाइड कर दी, झोंपड़ी की जगह वहां पे 4-5 रूम बना दिए। ठीक है, उनको गर्मी नहीं लगे, एसी लगा दिया। नहाने की जगह उन्होंने, वो कुंडी की जगह उन्होंने स्विमिंग पूल बनवा दिया, वो उनका फार्म हाउस हो गया, है ना। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा पर्यावरण के अनुकूल है, यानी इनमें से कौन सा ऐसा प्रोसेस है जो कि एनवायरमेंट के प्रतिकूल है, एनवायरमेंट का जिसके ऊपर कोई नेगेटिव प्रभाव नहीं है, जिसका एनवायरमेंट के ऊपर। सूखी पत्तियों को मिट्टी के नीचे गड्ढों में दबाना, जैव अपघटनीय कचरे को तालाबों में डालना, प्लास्टिक कचरे को मिट्टी के नीचे गड्ढों में दबाना, फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना। इनमें से कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको, ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सूखी पत्तियों को गड्ढों में दबा दोगे तो ये इनका क्या होगा, इनका जब डिग्रेडेशन होगा तो कहीं ना कहीं ये कंपोस्ट खाद का काम करेंगी, है ना। किसका काम करेंगी, तो तब आपका आंसर होगा ये कंपोस्ट खाद का काम करेगी। अगर आप बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को पॉन्ड में डालोगे तो कहीं ना कहीं उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा, जब पॉल्यूशन बढ़ेगा, बीओडी का लेवल बढ़ेगा, तो वो वहां के जीवों के लिए खतरनाक हो जाएगा। प्लास्टिक कचरे को मिट्टी के नीचे दबाओगे तो कहीं ना कहीं ये सॉइल पॉल्यूशन का पार्ट माना जाएगा और सॉइल की फर्टिलिटी को डाउन करेगा। फसल उत्पादन बढ़ाने के लिए रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करोगे आप, तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, देखो दो पहलू हैं, मैं आपको इसको डिटेल में समझाता हूं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या खेती में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करना चाहिए, आप तुरंत बोलोगे सर बिल्कुल नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमने किताब में पढ़ा है। फिर आप से अगर आपके माइंड में यह भी तो आना चाहिए, तो फिर सरकार फैक्ट्रियां क्यों चला रही है, जब सरकार को ये पता है कि इससे नुकसान होगा तो बंद कर दे सरकार इनको, क्यों नहीं बंद कर रही है। सर दो चीजें होती हैं, एक होता है तरीके से चलना और फिर उसके सामने मजबूरी होना। है क्या दरअसल में, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हमारे भारत में कब बढ़ा, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज हमारे भारत में जब बढ़ा जब हमारे भारत में हरित क्रांति लाई गई। हरित क्रांति क्यों लाई गई, क्योंकि कंडीशन हमारे देश की ऐसी हो चुकी थी कि डिमांड थी बहुत ज्यादा, किस चीज की, अनाज की, सप्लाई थी कम। सप्लाई को बढ़ाने के लिए हमें केमिकल फर्टिलाइजर का सहारा लेना पड़ा। तो तब से लेकर आज तक हम केमिकल फर्टिलाइजर का सहारा लेते आ रहे हैं। तो क्या अब केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग करना हमें बंद कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए, लेकिन उसके लिए हमें बहुत सी चीजों पर कंट्रोल करना पड़ेगा। जो हम लगातार हर साल बढ़ते जा रहे हैं ना, पहले उस पर कंट्रोल करना जरूरी है। अगर पॉपुलेशन ग्रोथ पर कंट्रोल कर लिया ना तो बहुत सारी सुविधाएं बढ़ सकती हैं। बट प्रैक्टिकली अगर इस बात को सोचा जाए कि केमिकल फर्टिलाइजर का हम यूज करके खेती, विदाउट यूज करके खेती करेंगे, तो पॉसिबल नहीं है सर। लाले पड़ जाएंगे, अमेरिका अमेरिका से हमें गेहूं लेना पड़ेगा। ठीक है, जैव अपघटनीय अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के प्रभावों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है।
मतलब बहुत सारा, आप ऐसे समझ लो कि बहुत सारा जैव अपघटित पदार्थ उत्पन्न हो गया। कोई भी एग्जाम्पल पे ले सकते हो, बहुत सारा सब्जियों का ढेर है, ठीक है ना, सब्जियों की कटिंग है, गाय भैंस का गोबर भी कह सकते हो, बायोडिग्रेडेबल की कैटेगरी में आते हैं। तो इससे होगा क्या, इट लीड्स टू द इमिशन ऑफ अ फॉल स्मेल। कह रहा है कि इससे दुर्गंध उत्पन्न होती है, ठीक है। इससे लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा में वृद्धि होती है। यही गलत हो जाएगा। पूछो क्यों हो जाएगा? इसलिए गलत हो जाएगा, पहले यह समझो लैंडफिल का मतलब क्या है। लैंडफिल का मतलब होता है कि अपशिष्ट जिनका ट्रीटमेंट नहीं कर सकते हैं उनको मिट्टी के नीचे दबा दिया जाए। अब मान के चलो बायोडिग्रेडेबल बहुत ज्यादा है, मान लिया हमने, बट वो तो बायोडिग्रेडेबल है ना, उसको दबाने की क्या जरूरत है, वो तो खुद ही डिकम्पोज हो रहा है। तो इसलिए इस वाले प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। रोगाणुओं के विनाश को सुनिश्चित करने के लिए जैविक अपशिष्ट के निपटान हेतु निम्नलिखित में से किसे सर्वोत्तम विधि माना जाता है? जो रोगाणु हैं उनके विनाश को सुनिश्चित करने के लिए, ठीक है ना, आप कौन सी विधि अपनाओगे? भस्मीकरण, भस्म कर दोगे उनको, जला दोगे उनको। दूसरा है रीयूज करोगे, रिसाइकल करोगे, ओपन छोड़ दोगे। अगर आप इनका प्रयोग करोगे तो फिर उससे तो रोगाणु बढ़ेंगे, बीमारियां बढ़ेंगी, परेशानियां बढ़ेंगी। उसको जला देंगे हम, ठीक है। अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका क्या है? अपशिष्ट उत्पादन को कम करने का प्रभावी तरीका क्या है? देखो, इसको मैनेज करने का तरीका क्या होता है? रिड्यूस, ऊपर लिखा हुआ आता है ग्रीन कलर का, आपने ऐसे ही क्या नाम है बना हुआ देखा होगा, ऐसे ही रीयूज, और एक होता है रिसाइकल। बट ऑप्शन में तो नहीं है, तो इससे बेहतर है कि रिफ्यूज कर दो आप, सब कम से कम उपयोग करो। निम्नलिखित में से कौन सा रसोई अपशिष्ट जैव अपघटनीय नहीं है? चाय की पत्ती सड़ जाएगी आसानी से, कागज का थैला ये भी सड़ जाएगा, सब्जियों के छिलके ये भी सड़ जाएंगे, बट मिल्क बैग जो होगा, यानी कि जो आपने देखा होगा कि जो दूध की थैली आती है वो तो प्लास्टिक हो गई, पॉलीमर से बनी हुई है, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं हो सकती। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। प्लास्टिक बैग के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्लास्टिक बैग का उपयोग भोजन भंडारण के लिए किया जाना चाहिए। हमें प्लास्टिक बैग में कचरा नहीं डालना चाहिए, उन्हें फेंक देना चाहिए। मतलब डस्टबिन में, जो मैं अभी बता रहा था कि जो कलरफुल डस्टबिन होते हैं, कलर के हिसाब से हम वहां कचरा डालने जाते हैं, तो क्या हमें उस कचरे को पॉलीथिन में बांध करके जब फेंकना चाहिए? ऐसा है क्या? उपयोग के बाद प्लास्टिक बैग को जलाकर डस्ट कर देना चाहिए। दुकानदारों के लिए कानूनन प्लास्टिक बैग का उपयोग करना अनिवार्य है। पहली बात तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। दूसरी बात, प्लास्टिक की अगर मैं बात करूंगा तो मैंने बताया था कि यूरोपियन कंट्री में थुलिन नाम के वैज्ञानिक ने सबसे पहले पॉलीमर से प्लास्टिक बैग का निर्माण किया था। देखते देखते धीरे धीरे जब पता चला कि भाई साहब ये तो बहुत भयंकर लेवल पर नुकसान पहुंचाता है, तो तब जाकर के हुआ क्या भाई साहब, 2002 की बात है, बांग्लादेश में फ्लड आई। और बांग्लादेश में जब फ्लड आया तो प्लास्टिक की पॉलीथीन की वजह से बांग्लादेश में बड़े, ठीक है ना, बड़े स्तर पर क्या हुआ कि वहां की सारी नालियां चौक हो गई। बांग्लादेश को लगा यार ये तो बहुत गलत है। तो ऐसा देश जो कहीं भी कंसीडर नहीं किया जाता है, उस देश ने सबसे पहले 2002 में जो पॉलीथीन है, प्लास्टिक बैग है, इस पर रोक लगाई। आगे बात समझ में? भारत ने पूर्णतः प्रतिबंध जो लगाया है प्लास्टिक पर, सिंगल यूज प्लास्टिक पर, वो 2022 में लगाया है। आगे बात समझ में? जबकि इससे पहले 1998 में सिक्किम ने क्या किया था? सिक्किम ने जो डिस्पोजेबल प्लास्टिक है, डिस्पोजेबल प्लास्टिक पर रोक लगाई। 2003 में हिमाचल प्रदेश ने इस पर रोक लगाई। तो बांग्लादेश वाला जरूर याद रखना आप कि बांग्लादेश पहला ऐसा देश है जिसने प्लास्टिक के उत्पादन पर, सॉरी यूज पर रोक लगाई। मिट्टी के कुल्हड़ों का बड़े पैमाने पर उपयोग क्यों बंद कर दिया गया? मिट्टी के कुल्हड़ों का उपयोग इसलिए बंद कर दिया गया क्योंकि मिट्टी के कुल्हड़ बनाने के लिए किसान, क्या नाम है, जो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, पता है मेरे को, कुम्हार ही बोला जाता है, जो क्या नाम है बर्तन, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, तो वो उपजाऊ मिट्टी को लगातार खोद कर लाते थे। तो इससे फर्टाइल सॉइल का डिग्रेडेशन हो रहा था, इसलिए इसको कम कर दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सी बायोडिग्रेडेबल की सबसे अच्छी परिभाषा है?
बायोडिग्रेडेबल का मतलब जैविक तरीके से नष्ट करना कचरे को। तो इनमें से कौन सी सबसे बेहतर आपको यहां पर डेफिनेशन लग रही है क्वेश्चन नंबर 11 में? अगर मैं बात करूंगा इसमें, पहले में ये कह रहा है कि एंजाइमों द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल में विघटित होने में सक्षम होते हैं। CO2 में अगर ये बदलेगा तो इससे फायदा कहां हुआ, नुकसान हुआ? ये तो नहीं हो सकता। मृतोपजीवी जीवों के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्व स्रोत हो जाता है। सूक्ष्म जीवों द्वारा हानिकारक उत्पादों में विघटित होने में सक्षम, कैपेबल ऑफ बीइंग ब्रोकन डाउन इनटू हार्मफुल प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स, हार्मलेस प्रोडक्ट बाय माइक्रोब्स। ये ठीक है, सी वाला करेक्ट हो जाएगा। यानी सूक्ष्म जीवों द्वारा हानि रहित उत्पादों में विघटित होने की क्षमता होती है। यानी कि सूक्ष्म जीव जो होंगे उसको क्या करेंगे, ठीक है ना, उसको क्या करेंगे, उस वेस्ट में से उठा करके न्यूट्रिएंट्स को निकाल करके एक पूरा का पूरा साइक्लिक ऑर्डर में उसको रिले करा देंगे। ठीक है, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत का पहला ई कचरा क्लिनिक किस शहर में स्थापित किया गया था? हमारे भारत का पहला ई कचरा जो क्लिनिक है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थापित किया गया था। ठीक है ना। दूसरी बात दोस्तों, ई कचरा होता क्या, इस बात को समझ लो। ई कचरा का मतलब होता है, ध्यान से सुनना, जैसे आपके घर में मान के चलो पहले बड़ा क्या नाम है, जो टीवी लगा हुआ था, पहले कंप्यूटर जो थे बड़े बड़े लंबे लंबे मॉनिटर हुआ करते थे, आज डेस्कटॉप आ गए एकदम पतले, लैपटॉप आ गए, तो कंप्यूटर कहां गया? आपके घर में कभी न कभी नोकिया 1100 फोन रहा होगा, उस टाइम का ड्रीम फोन हुआ करता था। नोकिया 6600 फोन चला था, तहलका मचा दिया था जिसने। बट वो आज कहां गया नोकिया 6600? आज आईफोन 17 प्रो का जमाना चल रहा है। तो आईफोन 2 3 4 जो हुआ करते थे वो कहां गए? दैट इज कॉल्ड ई वेस्ट। कहीं तो गए होंगे वो। तो ई वेस्ट एक गंभीर समस्या है और इसको सबसे ज्यादा जो प्रोड्यूस करने वाली कंट्री है वो है चाइना। चाइना के बाद नंबर आता है यूएस का, और तीसरे नंबर पर हम भी कम नहीं है, हमारे भारत का नंबर आता है। और हमारे भारत में कौन आता है? तो तब आपका आंसर होगा महाराष्ट्र। ठीक है। ई वेस्ट क्यों खतरनाक हो जाता है? इसलिए खतरनाक हो जाता है कि जब इसकी जो प्लेट होती है, जो मदरबोर्ड होता है, जब उसको तोड़ा जाता है, तो तोड़ने के बाद या उसको जलाया जाता है, जब उसको रीयूज करने की कोशिश की जाती है, तो उससे मरकरी और लेड जैसे हानिकारक जो ये पॉल्यूटेंट्स हैं ये रिलीज होते हैं, और सबसे ज्यादा कैंसर बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। आगे बात समझ में? तो इसके मैनेजमेंट के लिए, प्रबंधन के लिए 2022 में एक्ट लाया गया था कि भाई हम ई कचरा का प्रबंधन करने की पूरी पूरी कोशिश करेंगे। तो करेक्ट आंसर इसका मध्य प्रदेश भोपाल हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट वस्तु सामान्य कूड़ेदान में नहीं फेंकनी चाहिए? सामान्यतः कूड़ेदान में आपको क्या नहीं फेंकना चाहिए, क्वेश्चन में ये पूछ रहा है ना? पुराने बर्तन हैं, पुराने जूते हैं, पुराना फर्नीचर है, पुरानी बैटरियां हैं। कूड़ेदान में क्या नहीं फेंकना चाहिए आपको? बताओ क्या लगता है आपको? बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 का क्या आंसर लग रहा है आपको? ठीक है ना। कूड़ेदान में वैसे तो देखो बर्तन भी नहीं पूछना चाहिए, बट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो करेक्ट आंसर इसका माना गया वो ओल्ड बैटरीज मानी गई है, कि ओल्ड बैटरी को मत फेंकना। जलीय पौधे किस प्रक्रिया द्वारा चयापचय अपशिष्टों को आपस आसपास के जल में उत्सर्जित करते हैं? मेटाबॉलिक वेस्टेज आर एक्सक्रीटेड बाय aquatic plants into the surrounding water by which process? एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्रोसेस होगा, स्टोरिंग होगा, डिफ्यूजन होगा, या फिर ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा? डिफ्यूजन प्रोसेस से प्लांट क्या करते हैं, उसको डिफ्यूज करके छोड़ते हैं। घरेलू और औद्योगिक ठोस अपशिष्ट में मुख्य अंतर क्या है? एक तो घर से निकलने वाला कचरा, उद्योगों से निकलने वाला कचरा, दोनों में क्या डिफरेंस है? घरेलू अपशिष्ट की मात्रा कम होती है, औद्योगिक अपशिष्ट मौसमी होता है, औद्योगिक अपशिष्ट प्रदूषकों का एक प्रमुख स्रोत होता है, घरेलू अपशिष्ट की संरचना विषम होती है। 15th का करेक्ट आंसर क्या लग रहा है आपको? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। डोमेस्टिक वेस्ट इज हेट्रोजीनियस इन कंपोजिशन। अपशिष्ट प्रबंधन पदानुक्रम में गैर जैव अपघटनीय अपशिष्ट को प्रभावी ढंग से करने के लिए 3R का सही क्रम क्या है? जो भी मैं बता रहा था, 3R का जो सही क्रम है वो क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 16 में कह रहा है।
रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल होगा। ठीक है, इसका सिंबल बताऊं, मैं आपको दिखाऊं। आ जाओ रे। ये आगे देखो, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। अपशिष्ट प्रबंधन के संदर्भ में पैलेटाइजेशन शब्द से क्या तात्पर्य है? पैलेटाइजेशन शब्द का मतलब क्या है पता है? इसको बहुत अच्छे से समझाऊं मैं। पैलेटाइजेशन का मतलब यह कि जैसे पाउडर है, पाउडर की छोटी छोटी गोलियां बना लो आप, ठीक है, फिर उसको यूज करने में आसान होगा, बस यही पैलेटाइजेशन है। जैसे बूंदी है, खुली हुई पड़ी हुई है, अचानक से हम उसको नहीं खा सकते, मतलब खाने में उतना ज्यादा कंफर्टेबल नहीं है, उसके लड्डू बना के तैयार कर दिए, फिर आसानी से हम खा सकते हैं। उस चीज को यहां पर देखो, पैलेटाइजेशन का है, मतलब पैलेट्स बनाना, कण बनाना। यह कह रहा है कि फैले हुए तेल को सूक्ष्म जीवों द्वारा अवशोषित करना, नगर पालिका अपशिष्ट को संसाधित करके रिफ्यूज ड्राइव्ड फ्यूल का उत्पादन करना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी कचरे में से जो फ्यूल है, उस फ्यूल को पहले कलेक्ट करना, कलेक्ट करने के बाद उसको काट छांट करके रीयूज बनाना, यानी कि उपयोग लायक बनाना, यही यहां पर पैलेटाइजेशन कहलाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य या मूल विचार नहीं है? कंट्रोल ऑफ वेस्ट जनरेशन, स्टोरेज एंड कलेक्शन, कंप्लीट स्टॉपेज ऑफ वेस्ट जनरेशन, डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग। ठोस अपशिष्ट प्रबंधन का उद्देश्य या मूल विचार इनमें से कौन सा नहीं है? तो डिस्पोजल एंड प्रोसेसिंग की अगर हम बात करेंगे तो ये इसका प्रोसेस नहीं है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अपशिष्ट जल उपचार प्रक्रिया के दौरान प्लास्टिक की बोतलों, डिब्बों और लकड़ियों जैसी बड़ी ठोस वस्तुओं को हटाने के लिए किस घटक का उपयोग किया जाता है? यानी कि कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो बड़े बड़े, क्या नाम है, जो बड़े बड़े इसमें ऑब्जेक्ट शामिल होते हैं उनको अलग किया जाता है। इसे बार स्क्रीन कहा जाता है। बार स्क्रीन प्रोसेस से इसको अलग किया जाता है। पहले सब इन सबको अलग कर दिया जाएगा, उसके बाद में फिर उसको आगे का प्रोसेस किया जाएगा। शून्य अपशिष्ट प्रबंध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सेपरेट कलेक्शन ऑफ ईच काइंड ऑफ वेस्ट, यानी प्रत्येक प्रकार के कचरे का अलग अलग संग्रह करना है हमें। सेग्रीगेशन ऑफ गार्बेज एट द सोर्स, स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करना है हमें। कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट, जो आसपास के लोग हैं, समुदाय के जो लोग हैं, उनकी भागीदारी होना जरूरी है। ऑल ऑफ द एबव, या फिर इनमें से सभी, इनमें से सभी। ठीक है ना? शून्य अपशिष्ट प्रबंधन का मतलब समझ रहे हो आप? यानी अपशिष्ट प्रबंधन की अब हमें आवश्यकता ही नहीं है। जितना भी अपशिष्ट था उसको हमने कंट्रोल में कर लिया, उसको हमने मैनेज कर लिया। तो उसके लिए सबसे पहले क्या होगा? प्रत्येक प्रकार के कचरे का हमें अलग अलग संग्रह करना होगा, इसलिए डस्टबिन के अलग अलग कलर बनाए गए। उसके बाद क्या करना होगा? स्रोत पर ही कचरे का पृथक्करण करना होगा, जहां है वहीं पर उसको सेपरेट करना होगा। ऐसा नहीं कि पूरा एक जगह भर लिया और एक जगह भरने के बाद फिर उसको गड़बड़ कर दिया। सामुदायिक भागीदारी, अगर हम लोग ही इसमें इन्वॉल्व नहीं होंगे तो फिर कैसे ये, क्या नाम है, मैनेजमेंट हो सकता है? तो इसलिए सारे के सारे करेक्ट स्टेटमेंट हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ई कचरे के औपचारिक पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है? ई कचरा क्या है मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं। 2022 में इसके प्रबंधन का, 2022 में, ठीक है, इसके प्रबंधन का प्रावधान बनाया गया कि भाई ई कचरे को कंट्रोल करना है। बारिश हो रही है क्या? ई कचरे के प्रबंधन की बात की गई। सबसे ज्यादा कौन प्रोड्यूस करता है? चाइना, ठीक है। और तीसरे नंबर पे कौन है? इंडिया। निम्नलिखित में से कौन ई कचरे के औपचारिक पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण चरण है? पहला है मूल्यवान घटकों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपकरणों को हाथ से अलग करना। प्राकृतिक क्षय के लिए ई कचरे को लैंडफिल में दीर्घकालिक रूप से संग्रहित करना। सभी ई कचरे को उच्च तापमान पर जलाना।
सामग्री पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता देने के लिए खतरनाक पदार्थों की अनदेखी करना। 21 का करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है? ठीक है ना, बताइए आपके अनुसार क्या लग रहा है 21 का करेक्ट आंसर? मूल्यवान घटकों को पुनः प्राप्त करने के लिए उपकरणों को हाथ से अलग करना। मेरी बात समझ रहे हो? जैसे मान के चलो, कुछ भी एक एग्जांपल ले लेते हैं। मेरे पास ये फोन है, ठीक है। फोन जो है, मान के चलो ये ई वेस्ट हो गया क्योंकि ये खराब हो चुका है। अब इसमें से जो जो काम के कंपोनेंट्स हैं, मैं अगर उनको अपने हाथ से रिमूव करूंगा तो वो ठीक प्रोसेस है। बट अगर मैं इसके प्लेट को जला दूं तो जलाने पर क्या होगा? वही सब पॉल्यूटेंट्स रिलीज होंगे, एयर पॉल्यूशन होगा, और इसकी वजह से जो चांसेस होंगे वो किसके होंगे? कैंसर के चांसेस हो जाएंगे। ठीक है ना। लैंड फिल कर दिया जाए, यानी कि जो कचरा है उसको मिट्टी में दबा दिया जाए। मिट्टी में अगर आप उसको दबा दोगे तो इससे क्या होगा? मिट्टी में दबाने से सॉइल की फर्टिलिटी पर इंपैक्ट आएगा, तो वो भी एक नेगेटिव इंपैक्ट हो गया। ठीक है ना। उच्चतम ताप पर आप जला नहीं सकते। सामग्री पुनर्प्राप्ति को प्राथमिकता देने के लिए खतरनाक पदार्थों की अनदेखी करना, यानी आपको यह लग रहा है कि भाई इस फोन में से जो स्क्रीन है मैं निकाल सकता हूं, और स्क्रीन निकालने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, जो भी खतरा होगा मैं उसको अनदेखा कर दूंगा, तो फिर वो कहां प्रबंधन हुआ? वो तो कलिस पालना हो गया। तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा कि जो मूल्यवान घटक हैं उनको आप अपने हाथ से निकाल लो, मत जलाओ, मत तोड़ो। इससे प्रकृति पर नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, और इसी को फिर सस्टेनेबल यूज की कैटेगरी में भी रखा जा सकता है। ओके। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका धातुओं के लिए आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि माना जाता है? धातुओं के लिए, ठीक है ना, उसको आप रीयूज करोगे, रिसाइकल करोगे, आप कंपोस्टिंग करोगे, आप उसको जला दोगे। ठीक है ना। धातुओं के लिए आदर्श अपशिष्ट निपटान विधि के अंतर्गत कौन सा माना जाएगा? यानी धातुएं जो होती हैं उनको आप क्या करोगे? रिसाइकल कर दोगे आप, और रिसाइकल ही किया जाता है, आपने देखा होगा, है ना। टूटे फूटे बर्तन होते हैं या घर में कोई भी लोहे के वो होते हैं, कबाड़ी आता है उनको ले जाता है, तो क्यों ले जाता है? क्या करेगा वो उनका, है ना। उनको रिसाइकल करने के लिए परचेज करके लेकर जाता है वो। निम्नलिखित में से किसे जैव चिकित्सा अपशिष्ट के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है? जैव चिकित्सा के रूप में फूड वेस्ट को वर्गीकृत किया जाएगा या नहीं किया जाएगा? आप सोच करके देखो, नहीं किया जाएगा। चिकित्सा की बात हो रही है। नगर पालिका ठोस अपशिष्ट का प्राथमिक स्रोत क्या है? नगर पालिका जो है उसका ठोस अपशिष्ट का जो क्या नाम है प्राथमिक स्रोत क्या है? कहां से नगर पालिका को ठोस अपशिष्ट डेली की डेली मिल रहा होता है? हाउस होल्ड है, इंडस्ट्री है, एग्रीकल्चर है, हैजार्डस वेस्ट है। भाई नगर पालिका तो डेली की डेली सुबह ही उनको ठोस क्या मिल जाता है? अपशिष्ट पदार्थ मिल जाते हैं। अपशिष्ट जल उपचार में स्लज बल्किंग की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा प्रभावी ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है? स्लज बल्किंग का मतलब समझ में आ रहा है? जैसे जब वाटर को ट्रीट किया जाता है, जल को शुद्ध किया जाता है, तो जल को शुद्ध करने के दरमियान जो कुछ मलबा होता है उसके अंदर अशुद्धियां जो होती हैं, जब वो एक तरह से पानी पी लेती हैं बहुत ज्यादा, उनमें पानी भर जाता है, तो वो अपने आप फूल करके ऊपर आ जाती हैं। आगे बात समझ में? अपने आप जब वो फूल कर पानी में ऊपर की तरफ आ जाएंगी तो फिर उनको कैसे हटाया जाएगा, कैसे उसको शुद्ध किया जाएगा? तो इसके लिए सबसे बेहतरीन जो इसके लिए क्या नाम है विधि है, जो सबसे कामगार इसमें विधि है वो है क्लोरीनेशन। उसका क्लोरीनीकरण कर दिया जाए, यानी क्लोरीन की मदद से उसको शुद्ध किया जाए। ठीक है ना। इसी को स्लज बल्किंग रिमूवमेंट के नाम से भी जान सकते हैं। ई कचरा शब्द का अर्थ क्या है? अभी हम इतना कुछ डिस्कस कर चुके हैं ई कचरा को लेकर के, तो उसी में पूछ रहा है उसी से रिलेटेड कि ई कचरा शब्द का आखिरकार अर्थ क्या है? किसे कहेंगे हम ई कचरा, है ना। तो तब आपका आंसर होगा आईफोन। किसको कहोगे? 3 और 4 को ई कचरा कहेंगे। एनर्जी वेस्ट है, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है, एनवायरमेंटल वेस्ट है, या फिर इक्विपमेंट वेस्ट है? इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है सर। इलेक्ट्रॉनिक जितने भी हमारे गैजेट्स होते हैं उनका वेस्ट है। ई कचरे में आमतौर पर पाई जाने वाली कौन सी धातु बच्चों के मानसिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित करती है? सोना, चांदी, लेड या फिर तांबा? सोना चांदी होता तो फिर किस बात का ई कचरा होता? फिर तो भाई साहब पैसा ही पैसा होता। क्यों?
कॉपर होता तब भी क्या नुकसान होता, ये तो हम डेली यूज में यूज कर लेते हैं, है ना। लेकिन क्या है इसमें खतरनाक है, लेड, सीसा, यही नहीं होना चाहिए था। भारत में ई कचरा प्रबंधन नियमों को बनाने और अधिसूचित करने के लिए मुख्य रूप से कौन सा मंत्रालय जिम्मेदार है? यानी जो ई कचरा प्रोड्यूस हो रहा है, इस ई कचरा के प्रबंधन को कौन सा मंत्रालय जो होगा वो टैकल करेगा? तो तब आपका आंसर होगा पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इसके अधीन आता है इस कचरे का प्रबंधन। ई कचरे में आमतौर पर कौन सा विषैला तत्व पाया जाता है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम या फिर मरकरी? मरकरी की अगर हम बात करेंगे तो ये सबसे खतरनाक होता है ना। मिथाइल मरकरी का आप लोगों ने नाम सुना होगा। मिथाइल मरकरी जो है वो मिनीमाटा डिजीज के लिए जिम्मेदार माना गया है, ठीक है ना। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 29 का? सी हो जाएगा। ई कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? इसे सामान्य कूड़ेदान में फेंकना, इसे खुले मैदानों में जलाना, अधिकृत केंद्रों के माध्यम से पुनर्चक्कर करना, या फिर इसे जल निकायों में डालना। जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा कि जो मध्य प्रदेश का भोपाल है, भोपाल में पहला ई कचरा केंद्र खोला गया, तो ऐसे ही जगह जगह ई कचरा केंद्र खोले गए हैं। तो बेहतर यह होगा कि वहां उस केंद्र पर ले जा करके तब उसका पुनर्चक्रण करना, रिसाइकल उसको करना। ई कचरे के संदर्भ में WEEE का पूरा नाम क्या है? WEEE का पूरा नाम ई कचरे के संदर्भ में क्या है? वेस्ट इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, यही करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट पर्यावरण को सबसे कम नुकसान पहुंचाता है? सबसे कम कौन नुकसान पहुंचाएगा? प्लास्टिक की बोतलें भर भर के नुकसान पहुंचाएगी, पॉलीमर की बनी हुई है। पॉलीथीन की थैलियां, ये भी नुकसान पहुंचा रही है, बैन पे बैन किए जा रहे हैं, हम 2020 में कदम उठाया। रासायनिक कीटनाशक, DDT जैसे कीटनाशकों को बंद कर दिया गया। पेपर्स कप, ये आसानी से डिकम्पोज हो जाते हैं, तो ये सबसे कम नुकसान पहुंचाएंगे। गैर जैविक अपघटनीय शब्द का क्या अर्थ है? ठीक है ना। नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का मतलब यहां पर क्या हो सकता है? वे पदार्थ जो रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित होते हैं, वे पदार्थ जो जैविक प्रक्रियाओं द्वारा विघटित नहीं होते हैं, या वे पदार्थ जो जैविक रासायनिक अभिक्रियाओं द्वारा विघटित हो जाते हैं। 33वें का कौन सा करेक्ट लग रहा है आपको? सी हो जाएगा। यानी जैविक प्रक्रियाओं के माध्यम से जो पदार्थ जो है विघटित नहीं होते हैं, उन पदार्थों को क्या कहा जाता है? नॉन बायोडिग्रेडेबल का नाम दिया जाता है। जैविक अपशिष्ट के निपटान के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सबसे पर्यावरण के अनुकूल है? सबसे अनुकूल कौन सा तरीका होगा? लैंडफिल होगा, डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू एडेड प्रोडक्ट होगा, कंपोस्टिंग होगा, या फिर इन इंक्रिनेशन होगा। सबसे बेहतर तरीका आपको कौन सा लग रहा है इसमें? सर सबसे बेहतर तरीका हो सकता है कंपोस्टिंग, ठीक है ना, कंपोस्टिंग होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जैविक आवर्धन दर्शाता है? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कौन सा पदार्थ दर्शाता है? केमिकल पेस्टिसाइड, एसिडिक फ्लूम्स, ग्रीन हाउस गैसेस, कार्बन सूट डिपोजिट। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? कौन सा लग रहा है आपको? बायो मैग्निफिकेशन कौन सा दर्शाता है? इस प्रश्न का करेक्ट आंसर तो ए है क्या? दरअसल में बायो मैग्निफिकेशन की अगर मैं बात करूंगा तो ये ए वाला करेक्ट आंसर क्यों है? बायो मैग्निफिकेशन का मतलब होता है कि जो फूड चेन है, फूड चेन के जो ऑर्गेनिज्म है, यानी कि जो खाद्य श्रृंखला है, खाद्य श्रृंखला के जो जीव हैं, इन जीवों में केमिकल बढ़ना, इन जीवों में अगर केमिकल बढ़ेंगे तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है? केमिकल पेस्टिसाइड हो सकते हैं, है ना। ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ये थे दोस्तों आज के 35 क्वेश्चंस। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे होंगे और बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी हमारा टॉपिक वाइज एनवायरमेंट चल रहा है, फिर डिजास्टर मैनेजमेंट चलेगा, उसके बाद में फिर ग्रामीण परिवेश भी चलेगा, और फिर जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता तब तक लगातार प्रैक्टिस भी चलेगी। ओके, और कोई समस्या है तो आप कमेंट करके बता सकते हो, जिसपे कि हम काम कर पाए, आप लोगों के साथ चर्चा कर पाए। चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से पता है कि अपने को बकवास करने की आदत नहीं है, फालतू टाइम खराब करने की आदत नहीं है। जितना करवाना है उतना कराओ, टाइम से निकलो, और आपको भी जितना करना है आप करो, टाइम से आप भी घर पहुंचो। ठीक है, चलिए जी, मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।